नमस्ते, सभी योग साधकों का स्वागत करता हूं गृह संहिता की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। जैसा कि हम प्राणायाम से पूर्व की प्रक्रियाओं को जान रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने स्थान का निर्णय किया, काल का निर्णय किया, मिताहार का निर्णय किया और उसके बाद हम निर्णय कर रहे हैं नाड़ी शुद्धि का कि नाड़ी शुद्धि करने प्राणायाम से पहले, कुंभक करने से पहले नाड़ी शुद्धि का अभ्यास हमें करना चाहिए। और ठीक नाड़ी शुद्धि के बाद यानी कि नाड़ियों की जब शुद्धि हो जाए तब हमें प्राणायाम यानी कि कुंभकों का अभ्यास करना चाहिए। उसके बाद इस लेक्चर के बाद हम 8 जो प्राणायाम हैं, कुंभक के प्रकार हैं, उनकी चर्चा आपके सामने करेंगे, उनका इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर एक एक प्राणायाम के ऊपर वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो इस वीडियो में हम नाड़ी शुद्धि की विधि और नाड़ी शुद्धि के इम्पोर्टेंस की और कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो नाड़ी शुद्धि के विषय में उनको करने वाले हैं। नाड़ी शुद्धि के विषय में कहा कि जो हमारी नाड़ियां हैं जिनके माध्यम से प्राण का प्रवाह होता है, माने पूरे शरीर में प्राण जब जाता है तो साथ ही ब्लड भी सप्लाई होता है। मतलब जो प्योर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन के साथ साथ ही सर्कुलेट होता है और पूरी बॉडी को नरिशमेंट देता है, पूरी बॉडी को ऊर्जा और एनर्जी देने का काम करती है। हमारी ऑक्सीजन और हमारा ब्लड दोनों सप्लाई होते हैं, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से, परिवहन तंत्र के माध्यम से पूरा होता है। बहुत सारी नाड़ियाँ होने के कारण, बहुत सारी 3,50,000 नाड़ियों की संख्या यहाँ पे महर्षि घृण ने मानी है। 72,000 नाड़ियों की बात की, 3,50,000 नाड़ियाँ भगवान शिव ने मानी है। तो यहाँ पे जो नाड़ियाँ हैं उन नाड़ियों की शुद्धि के लिए पर्टिकुलर कोई यहाँ पे नाड़ियों की संख्या नहीं दी गई है, क्योंकि हठ प्रदीपिका 72,000 नाड़ियों की बात करती है और शिव संहिता 3,50,000 नाड़ियों की बात करती है। उन नाड़ियों के आपस में गुथी हुई होती हैं, मतलब इतनी सारी नाड़ियां हैं तो एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। तो जैसे आपने फूलों की मालाएं देखी होंगी, फूल की माला में एक दूसरे के साथ उलझी होती हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी नाड़ियां उलझी होती हैं, तो उनमें मल भरा रहता है, क्योंकि प्राण का संचरण नहीं हो पाता सही तरीके से। माने प्राण सही तरीके से सर्कुलेट नहीं हो पाता। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि हमें श्वास लेने का तरीका ही नहीं पता। हम छोटा इनहेल करते हैं, छोटा एक्सहेल करते हैं, और छोटे इनहेल में, छोटे एक्सहेल में क्या होता है, कम से कम ऑक्सीजन आती है और कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इस प्रकार जब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन सही से सर्कुलेट नहीं हो रही तो नाड़ियों में मल भर जाता है। माने जहाँ पे हवा का आवागमन नहीं है वहाँ पे तो धूल होगी ही होगी। मान लीजिए कोई कमरा बंद है, खिड़कियाँ बंद हैं और उसमें आप सफाई नहीं कर रहे, तो उसमें हवा का संचरण न होने से क्या होगा, चारों तरफ जाले लगेंगे, मकड़ियाँ अपने जाले स्थापित कर लेंगी, बहुत सारे दुर्गंध हो जाएगी, बहुत सारा धूल है वो वहाँ पे जम जाएगी, क्योंकि उस कमरे में कोई खिड़की दरवाज़ा खुला नहीं है, वहाँ पे वायु का संचरण नहीं हो रहा। माने वो ब्लॉक हो जाता है, वो एक तरह से दूषित हो जाता है। ऐसे कमरे में परिवहन तंत्र अपना काम ठीक से नहीं कर पाता, क्योंकि वो उसमें आवागमन उसका ठीक से नहीं हो पा रहा। लेकिन यदि हवादार कमरा है, खुला कमरा है, तो उसमें वो धूल नहीं जमती, क्योंकि हवा के साथ वो साफ होते रहते हैं, तो वो सफाई एक रहती है। तो इसी प्रकार हमारे शरीर की जो नस नाड़ियाँ हैं उनको शुद्ध करने के लिए पर्टिकुलर नाड़ी शुद्धि की बात की गई कि जो नाड़ियाँ मल से भरी हैं, जो नाड़ियाँ दूषित हैं, जो नाड़ियाँ किसी भी कारण से अवरोध उनमें उत्पन्न हो चुका है, उनमें किसी प्रकार की रुकावट आ गई है, श्वास लेने का तरीका ठीक नहीं है, छोड़ने का तरीका ठीक नहीं है, इनके कारण वो नाड़ियाँ रुकी हुई हैं। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कोई नाड़ी दब गई है, किसी नाड़ी में कुछ मल जम गया है, किसी नाड़ी में प्राण की का प्रवाह पूरा ना होने से, पूरी मात्रा में प्राण न जाने से वो ब्लॉकेज हो गया है। तो अनेकों कारण हो सकते हैं। उन सभी कारणों को दूर करने के लिए महर्षि घृण कहते हैं कि नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करिए, तभी जो प्राणायाम आगे आप करेंगे उनका ठीक ठीक लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इससे पहले आप उनका लाभ अच्छे से नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि नाड़ियाँ खुलेंगी ही नहीं तो सूर्यभेदी कहाँ काम करेगा, उज्जयी कहाँ काम करेगा, और भस्त्रिका कहाँ काम करेगा, शीतली कहाँ काम करेगा। तो इस प्रकार का है कि पहले अपनी नाड़ियों को शुद्ध कर लीजिए और उसके बाद प्राणायाम में आप प्रणीत हो सकते हैं। उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास आप अच्छे से कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में प्राणायाम की नाड़ी शुद्धि की 2 विधियां यहाँ पे बताई गई, समनु और निर्मनु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखना चाहिए। प्राणायाम नाड़ी शुद्धि के 2 भेद यहाँ पे किए गए हैं, समनु और निर्मनु। समनु नाड़ी शुद्धि और निर्मनु नाड़ी शुद्धि। समनु नाड़ी शुद्धि वो है जो बीज मंत्र के साथ किया जाता है,
और निर्मनु वो है जो धोती कर्म के साथ किया जाता है, जिसका उपदेश हम पहले अध्याय में कर चुके हैं, माने षटकर्म में। षटकर्म में धोती का जो प्रकरण था, धोती जितने 13 प्रकार की हमने बताई, वो धोती कर्म में ही निर्मनु नाड़ी शुद्धि हो चुकी हमारी। निर्मनु नाड़ी शुद्धि का अर्थ है धोती कर्म, यानी कि जो पहले अध्याय में हम कर चुके षटकर्म के पहले ही भाग में। और समनु नाड़ी शुद्धि है जो बीज मंत्रों के साथ किया जाता है, जिसमें यम, लम, हम, रम, वम आदि मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इनको बीज मंत्र कहते हैं। इन सभी बीज मंत्रों को यदि जानना चाहते हैं कौन सा बीज मंत्र किस चक्र से संबंधित है, कौन से बीज मंत्र किस नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके ऊपर हम एक अलग से एक वीडियो लेकर के आना चाहेंगे, क्योंकि उसको डायग्राम से समझाना पड़ेगा आपको, पूरा रेखा चित्र के माध्यम से कि चक्र कितने हैं, उनमें नाड़ियाँ कहाँ हैं, उनके पंखुड़ियाँ कितनी हैं, उनका रंग कौन सा है, उनका मंत्र कौन सा है, तो किस मंत्र पे ध्यान करें, तो किस बीज मंत्र का ध्यान आपको करना पड़ेगा। एक विस्तार से इस व्याख्यान को हम लेकर के आ सकते हैं। यदि आप सबकी डिमांड होगी तो इस पे बीज मंत्रों के ऊपर भी हम, बीज मंत्रों का चक्रों के साथ संबंध, बीज मंत्रों का नाड़ियों के साथ संबंध, कौन सी नाड़ी किस बीज मंत्र को रिप्रेजेंट करती है, कहाँ पे ध्यान करना चाहिए, नाभि में ध्यान करें तो किस बीज मंत्र का हमें ध्यान करना होता है, आदि काफ़ी विस्तार से ये एक चर्चा हो सकती है। 10 से 15 मिनट का एक वीडियो अच्छा आ सकता है इसके ऊपर, तो वो भी हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम नाड़ी शुद्धि को पहले क्लियर कर दें। तो जो बीज मंत्रों के साथ नाड़ी शुद्धि किया जाता है वो समनु नाड़ी शुद्धि होता है, जो पूछा जा सकता है परीक्षाओं में आपसे, तो इसको अच्छे से नोट डाउन आप कर लें। इसकी विधि क्या है? बाई नासिका से बीज मंत्र का पाठ करते हुए, यम बीज मंत्र का पाठ सबसे पहले कहा है, उसका बीज मंत्र का पाठ करते हुए आप अपने श्वास को 16 बीज मंत्र का पाठ करते हुए अंदर लेंगे। माने इसको आप समझ सकते हैं 16 सेकंड तक, माने 16 सेकंड तक बीज मंत्र का जाप, मानसिक जाप है, मतलब बोलना नहीं है, यहाँ पे वाचिक नहीं है, मानसिक जप है। मस्तिष्क में वो जप चल रहा है, यम यम इस प्रकार से, लम हम वम रम, ये मैंने सारे मंत्रों को ऐसे मानसिक जप उसका चलता रहे। तो यहाँ कहा कि यम बीज मंत्र का मानसिक जप करते हुए बाई नासिका से 16 बीज मंत्रों का जाप करते हुए आप इसको श्वास को अंदर भरेंगे, माने 16 सेकंड तक भरते रहेंगे। उसके बाद कहा कि इसके बाद 64 बीज मंत्रों का पाठ करते हुए आप उस श्वास को अंदर ही रोके रखेंगे, माने अंतर कुंभक करेंगे, अंदर ही रोक करके उसको अंदर रोक दिया, अंतः कुंभक इसको आप कह सकते हैं। फिर कहा कि 32 बीज मंत्रों का पाठ करते हुए, 32 बीज मंत्रों का जप करते हुए दाई नासिका से उस प्राण को धीरे धीरे छोड़ देंगे, माने जब तक पूरा छूटे तब तक 32 बीज मंत्रों का पाठ हो जाना चाहिए मानसिक जप। तो 16 बीज मंत्र में श्वास को भरा, 64 बीज मंत्र तक श्वास को रोका और 32 बीज मंत्र तक आपने श्वास को दूसरी नासिका से छोड़ दिया। ये 16, 64 और 32 का रेशो बताया। इसको यदि हम बात करें तो 1:4:2 ये रेशो हो गया, माने जितने समय में आपने भरा उसके 4 गुना समय तक आपने अंदर रोके रखा और उसके दुगने समय तक आपने, माने जो भरा था उसके दुगने समय तक आपने निकाला। तो इसलिए 16, 64, 32, तो जितने समय में लिया वो उसको 1 मानेंगे, उसके 4 गुना समय तक आपने रोका उसको 4 कहेंगे, और पहले जितने में लिया था उसी के दुगने समय यानी कि 2, यहाँ तो 1:4:2 ये रेशो रहता है। इसके बाद फिर दाई नासिका से श्वास को भरना है, वो भी 16 बीज मंत्र के साथ, फिर 64 बीज मंत्र के साथ आपको अंदर रोकना है, अंत कुंभक करना है, और फिर 32 बीज मंत्र के साथ बाई नासिका से श्वास को बाहर निकाल देना है। ये सामान्य रूप से नाड़ी शुद्धि की विधि है, लेकिन 16 सेकंड तक करना, यानी कि 16 बीज मंत्र तक करना, 64 बीज मंत्र तक रोकना, 32 बीज मंत्र तक उसको बाहर निकालना, ये पॉसिबल नहीं है नव अभ्यासी के लिए। कोई भी नया अभ्यासी स्टार्ट करता है उसके श्वास की कैपेसिटी सामान्यतः इतनी नहीं होती, कुछ व्यक्तियों की होती भी होगी, लेकिन उनके लिए क्या कहा, उनके लिए ये टेक्स्ट में नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। स्पष्ट कर देना चाहिए कि टेक्स्ट में क्या है और मैं क्या कह रहा हूँ। मेरा ज्ञान अल्प है और टेक्स्ट का ज्ञान बहुत विस्तृत है, तो हमें उसको मिक्स नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों ने, बहुत ऋषियों ने, बहुत आचार्यों ने इसको मिक्स कर करके इसको ऐसा बना दिया कि पता नहीं चला कि ये टेक्स्ट ये बात कह रहा है, माने ग्रंथकार ये बात कह रहे हैं कि ये आपकी खुद की सोच है। तो हमें अपनी सोच और ग्रंथों की सोच को थोड़ा थोड़ा अलग रखना चाहिए, उसमें क्लियरिटी रखनी चाहिए कि ये मेरी सोच है, ये ग्रंथ की है, मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें इन चीज़ों का सहारा लेकर के पहुँच सकते हैं।
तो 16, 64, 32 तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए कि हम 1 to 1 का फॉर्मूला अपनाएं। माने जितने समय में भर रहे हैं, मान लीजिए हमने 16 सेकंड की बजाय हमारे से 10 सेकंड में प्राण कंप्लीट हो जाता है, 10 बीज मंत्रों का पाठ करते हैं तब तक ही हमारा इनहेल कंप्लीट हो गया। अब क्या करें? 16 तो नहीं हुआ, तो हम करें 10 में हुआ तो 20 बीज मंत्र तक हम उसको अंदर रोके रखें। 10 का दुगना हो गया 20, और उसके बाद 10 सेकंड में ही उसको बाहर निकाल दें। तो 1 to 1 का फॉर्मूला आप करें, क्योंकि जब आप रोकते हैं 20 सेकंड, रोकना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको उसी अनुपात में छोड़ना बहुत मुश्किल बात होती है। मतलब 2 का फॉर्मूले में छोड़ना, मान लीजिए जितने में भर लिया और 2 गुने में छोड़ सकते हैं, लेकिन जब आपने 4 गुना समय रोक दिया बीच में, तो 2 गुना समय में छोड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। ये आप जब अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको पता चलेगा इस बात का। तो हमने पहला फॉर्मूला क्या लिया? 1 to 1, माने 10 सेकंड में। बहुत सारे कहेंगे 10 सेकंड नहीं हो रहा, तो 5 सेकंड हो रहा होगा किसी का। तो 5 सेकंड में श्वास को भरा बाई नासिका से, 10 सेकंड तक उसको अंदर रोके रखा, और फिर अगले 5 सेकंड में ही दाई नासिका से उसको निकाल दिया। फिर ऐसे ही किया, 5 सेकंड में दाई नासिका से भरा, 10 सेकंड तक अंदर रोके रखा, और फिर 5 सेकंड में ही बाई नासिका से बाहर निकाल दिया। तो 5 भी हो सकता है, 8 हो जाए तो 16 और 8 कर दें, 8, 16, 8, 5 हो रहा है तो 5, 10, 5, यदि 10 हो रहा है तो 10, 20, 10, ऐसे कर सकते हैं। माने 1 to 1 का रेशो आपने रखना है। जब आप इसमें इजी हो जाए, आपको लगे कि कमांड है और अच्छे से आप कर पा रहे हैं, तो आपको बढ़ाना है 1 to 2। माने जितने समय में 10 में ले रहे हैं तो 10 ही में लेते रहें। उसके बाद आप कोशिश करें कि 10 को 16 कर दें। 5 है तो 5 को 10 कर दें, ये कोशिश करें। सेकंड बढ़ा दें कि 5 सेकंड में ले रहे थे तो 10 सेकंड में लेना शुरू कर दें। तो उस 10 का फिर 20 हमने रोका और 20 सेकंड में ही उसको छोड़ दिया। माने जितने समय में लिया था उससे दुगने समय रोके रखा और दुगने समय में ही हमने उसको छोड़ दिया। ये दूसरी प्रैक्टिस करनी है। तो ध्यान रखना, जो 5 वालों को 10 पे पहुंचना, 10 वालों को 16 पे पहुंचना है। तो ऐसा प्रयास करना है। और जो ऑलरेडी 16 पे है वो आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन प्रारंभ में यही रखें तो रेशो बहुत अच्छा रहेगा। तो 1, 4, 2 का रेशो के लिए पहले 1 to 1, फिर 1 to 2, फिर लास्ट में जब आपको लगे कि आपकी 1 to 2 में भी आपका होल्ड हो गया है, आपका नियंत्रण हो गया है, आप उस पर अधिकार प्राप्त कर चुके हैं, उसके बाद आपने करना है 1, 4, 2, यानी कि 16, 64, 32 वाले फॉर्मूले पे। फिर आप 16 तक अपना ऑटोमेटिक, आपका तब तक 16 आराम से हो चुका होगा। तो 16 बीज मंत्र का पाठ किया, 64 बीज मंत्र में अंदर रोका और 32 बीज मंत्र में उसको दाई नासिका से छोड़ दिया। फिर ऐसे दाई नासिका से 16 बीज मंत्र में भरा और 64 बीज मंत्र रोका और 32 बीज मंत्र बाई नासिका से छोड़ दिया। तो ये कंप्लीट आपका नाड़ी शुद्धि हो जाएगा। और नाड़ी शुद्धि की जो विधि बताई है, ये नाड़ी शुद्धि की विधि जो करेगा ना, उसको मज़ा आएगा। मतलब गले में एक तरह का मिठास अनुभव होता है और पूरी नाड़ियाँ खुल जाती है, पूरा रोम रोम आपका प्रफुल्लित हो जाता है, एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन जो करेगा उसी का तो बढ़ेगा, तो आपको करना चाहिए। मैंने किया तो मेरा बढ़ा। मुझे एक गले में एक मिठास, यानी कि मीठा अनुभव हो रहा था कि गला कितना मीठा मीठा हो रहा है। कभी गले का रोग नहीं होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छा काम करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत अच्छा काम करेगा, दिमाग की नसें खुलेंगी, पूरी परतें खुल जाएंगी, कुछ ज़्यादा सोचने समझने की ताकत आएगी, बहुत अच्छे से समझने लगोगे चीज़ों को, माइंड पे कंट्रोल हो जाएगा, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना, फालतू की चीज़ें क्या है, अच्छी चीज़ें क्या है, कंसंट्रेशन कैसे करते हैं, थॉट प्रोसेस पे कंट्रोल कैसे करते हैं, सेंस ऑर्गन पे कंट्रोल कैसे करते हैं, ऐसे तमाम कंट्रोल यानी कि नियंत्रण आपको प्राप्त होंगे यदि आप नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करेंगे। और दूसरा, नाड़ी शुद्धि से आप प्राणायाम करने के भी अधिकारी बनते हैं अकॉर्डिंग टू घृण संहिता, अकॉर्डिंग टू हट्ठा प्रदीपिका। तो ये व्याख्यान नाड़ी शुद्धि के ऊपर थोड़ा सा विस्तार से मैंने कहा, तो आपको पसंद आया होगा। लेकिन यदि इसको करेंगे तो उससे भी ज़्यादा पसंद आपको आएगा। और यदि इसको पढ़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ पे आप इसको पढ़ भी सकते हैं और आपको मज़ा आएगा करने में। पढ़ने में आपको लेक्चर सुनने में इतना मज़ा नहीं आया होगा, लेकिन करने में इसके कई 100 गुना आपको मज़ा आने वाला है। तो करिएगा। ऐसे आशा करता हूँ कि आप इसको पर्टिकुलर करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे और अभ्यास करेंगे, दूसरों को करवाएंगे और उसके अनुभव को दूसरे लोगों को शेयर करेंगे ताकि उनकी भी रुचि बढ़े। मैंने किया, मेरा अनुभव है, जो मैंने आपको शेयर किया, आपको अच्छा लगेगा, आप करेंगे, आप अच्छा करेंगे, आप अच्छा अनुभव करेंगे, आप दूसरों को शेयर करेंगे, अनुभव भी और विधि भी।
तो सब लोग ऐसे नाड़ी शुद्धि करने लगेंगे तो सब लोगों को ये फ़ायदे मिलेंगे। सबके भले की बात हमें करनी है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सबके हित की, सबके सुख की, सबके भले की हमें बात करनी है। हम सबका भला होगा, हमारा सबका भला होगा, हमारा भी भला हो जाएगा। तो इसलिए स्वाध्याय रखिए, सानिध्य रखिए और योग अभ्यास नियमित रूप से करिए। अब जल्द ही 8 प्रकार के प्राणायाम कौन से हैं, उनके बाद एक एक की विधि को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो अगला जो प्राणायाम होगा इंट्रोडक्टरी प्राणायाम हो इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा कि हठघैरण्य संहिता में 8 प्रकार के प्राणायाम कौन से, उसको लेकर के जल्द आपके सामने उपस्थित हो रहा हूँ। तब तक आप अभ्यास करते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।